अरे आओ आओ पायल, अंदर आओ। नहीं सरला मौसी, बहुत काम है, मैं तो आपको बस ये मिठाई देने आई थी। मिठाई? अरे वाह, पर किस खुशी में? वो अपने राहुल का रिश्ता पक्का कर दिया ना हमने। अरे वाह, कहाँ के हैं लड़की वाले? रामपुर के एक किसान है, उन्हीं की बेटी है। बहुत अच्छी बात है, चल तू मिठाई बांट ले, फिर शाम को तेरे घर आती हूँ मैं। जी अच्छा, तो चलती हूँ अब। ये है पायल, जो फिलहाल अपने देवर राहुल की शादी तय होने से बहुत खुश है। दरअसल पायल की ना तो सास थी और ना ही ससुर, परिवार में बस उसका पति प्रवेश और उसका देवर राहुल ही थे। तो वो ये सोच सोच कर खुश हो रही थी कि अब घर में एक और औरत आ जाएगी, लेकिन आगे क्या होना था इससे तो पायल अनजान थी अभी। उसी शाम, तू तो बड़ी खुश दिख रही है पायल। हाँ मौसी, बात ही खुशी की है। अब देखो ना, मैंने कभी अपने सास ससुर को नहीं देखा। मेरी शादी से कुछ साल पहले ही वो दोनों चल बसे थे, लेकिन अब तो मेरी देवरानी आ जाएगी तो वो मेरा ख्याल रखेगी। देख पायल, ज्यादा ख्याली पुलाव मत पका। इतिहास गवाह है, जेठानी और देवरानी कभी बहनों जैसी नहीं रह सकती। वो नए जमाने की लड़की है, तो जाहिर है तुझसे तो तेज तर्रार ही होगी ना। तो एक बात समझ ले, तूने अगर जरा भी ढील दी ना तो बस घर की डोर खिंच जाएगी तेरे हाथ से। ओफो, क्या मौसी, कैसी बात कर रहे हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है पायल। ये आजकल की लड़कियां बड़ी खतरनाक हैं। समझदारी इसी में है कि तू पहले से ही अपना रुतबा बनाकर रखना, वरना बाद में कहीं पछताना ना पड़े। और इस तरह पायल की पड़ोसन सरला उसके कान भरकर चली गई। तभी प्रवेश और राहुल घर आ गए। भाभी, ओ भाभी, हम आ गए, चाय बना दो ना। हाँ पायल, जल्दी से चाय पिला दो तो थोड़ी ताजगी आ जाए। जी बस अभी बनाकर लाई, तब तक आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए। और क्या क्या कर लिया आज? हलवाई को एडवांस दे दिया है, मैरिज हॉल भी बुक कर लिया और बस वाले से भी बात हो गई है, तो बारात के लिए करीब करीब सारा काम निपट ही गया है। बस भाभी, कुछ दिन की बात और है, फिर रिया आकर सब संभाल लेगी। राहुल की बात सुनकर पायल को अचानक सरला की बात याद आ गई। फिर अगले दिन, अरे पायल, अरे वो तुम बढ़ई का नंबर मांग रही थी ना, तो मैंने इनसे नंबर ले लिया है। कुछ काम कराना है क्या? हाँ मौसी, वो ऊपर कमरा बनवाया हुआ है ना राहुल और रिया के लिए, तो उसी के लिए पल्ले और खिड़की वगैरह लगवानी थी। बाकी काम तो पहले ही हो गया। अच्छा, तो मतलब नीचे के पुराने मकान में रहेगी तू और वो नई बहू जाएगी नए मकान में ऊपर। हाँ, तो इसमें क्या हो गया? क्या हो गया? अरे यही तो बात है, कायदे से तुझे नए कमरे में ऊपर रहना चाहिए। नीचे वाले कमरे में पुताई वगैरह करवा के उसे दे देना राहुल को। इतने सालों तक तूने एडजस्ट किया, तो क्या आके भी करती रहेगी? अभी से धौंस जमाएगी, तब जाकर काबू में रहेगी तेरी देवरानी। सरला की बातों का पायल पर वाकई असर होने लगा था और फिर कुछ ही दिनों के अंदर राहुल और रिया की शादी हो गई। भाभी, आपने ये छत का दरवाजा क्यों लॉक किया हुआ है? मुझे कपड़े सुखाने ऊपर। क्यों? ऊपर क्यों सुखाने? नीचे भी तो जगह है ना, और वैसे भी ये हमारा पोर्शन है, तो हमें भी तो कुछ प्राइवेसी चाहिए होती है ना। रिया ने शुरू में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसे पायल का बर्ताव और उसकी हरकतें खटकने लगी। और फिर एक दिन, बस अब बहुत हो गया भाभी, और ये सब क्यों कर रही हैं? आपको मुझसे परेशानी क्या है? परेशानी मुझे क्यों होगी? हाँ, क्योंकि आप मुझे हर समय परेशान करती हो। मेरे क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं? मुझे और भी काम होते हैं, समझी ना। भाभी, अगर आपके मन में कोई बात है तो हम बात कर सकते हैं, पर ऐसे एक दूसरे से मनमुटाव रखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी सच में। रिया की बात का पायल ने कोई जवाब नहीं दिया और वो उसे इग्नोर करके वहां से चली गई। अब तो रिया ने भी ठान लिया था कि वो भी अपनी जेठानी से वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा वो उसके साथ कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि आए दिन दोनों में बिना बात के खटपट होने लगी। उनकी इस तरह की लड़ाइयों से प्रवेश और राहुल भी परेशान हो गए। फिर एक दिन जब भरी दोपहर में पायल सब्जियां और राशन लेकर घर आई, तो कई बार डोरबेल बजाने के बाद भी रिया ने घर का दरवाजा नहीं खोला। गर्मी से बेहाल पायल का पारा और चढ़ने लगा। रिया, ओ रिया, अरे कहाँ मर गई? उफ, अरे दरवाजा खोल जल्दी से। भाभी, अभी 15 मिनट और लगेंगे, वो मैं बाथरूम में हूं ना, इसलिए। रिया ने झूठ बोला था। वो ये सब पायल को सबक सिखाने के लिए कर रही थी। उधर तेज धूप में खड़ी पायल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और फिर जब काफी देर बाद रिया ने दरवाजा खोला तो पायल ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। नतीजा, उस दिन देवरानी जेठानी के बीच इतना झगड़ा हुआ कि दोनों ने अब एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया। कई महीने ऐसे ही बीत गए और फिर आया बारिश का मौसम। ओहो, ये बारिश कभी भी आ जाती है। उफ, मेरे कपड़े बड़ी मुश्किल से सूखे थे। तेज बारिश में रिया के सारे कपड़े भीग गए थे और ये देखकर पायल बस हंसे जा रही थी। और ये देखकर
रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने पायल से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने भीगे कपड़े लेकर अपने कमरे में आ गई। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। ओहो, ऊपर जाते हुए बेलन मेरे हाथ में था, लगता है ऊपर छत पर ही छोड़ाई, जाकर लाना पड़ेगा। बस महारानी ने फिर से छत का दरवाजा न लॉक कर लिया हो। रिया फौरन वापस छत पर गई तो दरवाजा खुला हुआ था। वो जैसे ही अपना बेलन लेकर वापस मुड़ी तो उसने देखा कि पायल तेज बारिश में भीगते हुए अमरी कमरे की छत पर चढ़कर ईंटों के सहारे पन्नी लगा रही थी। अब हंसने की बारी रिया की थी और रिया ने इस मौके को जाने भी नहीं दिया। वो खूब हंसी और पायल भी खूब चिढ़ी। फिर रिया वापस नीचे आ गई, लेकिन जब कई घंटों तक बारिश नहीं रुकी और पायल के कमरे में लगातार पानी टपकता ही रहा तो रिया को पायल के लिए बुरा लगा। फिर कुछ सोचकर उसने ऊपर आकर पायल से कहा, भाभी अब बस करो, कपड़े बदल लो और नीचे आ जाओ, वरना बीमार पड़ जाओगी। मैं चाय बना देती हूँ। रिया की बात सुनकर पायल हैरान थी, लेकिन सच तो यही था कि वो भी पानी सींच कर परेशान हो चुकी थी। वो फौरन कपड़े बदल कर नीचे गई तो रिया ने उसे गर्मा गर्म चाय पकड़ा दी। दोनों साथ बैठकर चाय पी रही थी, लेकिन आपस में कुछ बोल नहीं रही थी। तभी राहुल और प्रवेश भी घर आ गए। वो दोनों रिया और पायल को एक साथ चाय पीते देख हैरान भी थे और खुश भी। दूसरी तरफ बारिश लगातार हो रही थी। नतीजा ये हुआ कि रात के वक्त पूरे मोहल्ले में बाढ़ आ गई और नीचे होने की वजह से रिया और राहुल के कमरे में रात के वक्त पानी भरने लगा। रिया, राहुल, ऊपर आ जाओ, जल्दी करो, नीचे पानी बढ़ रहा है। राहुल और रिया कुछ संकोच के साथ ऊपर चले आए। फिर पूरे 2 दिनों तक रिया और राहुल ऊपर वाले कमरे में पायल और प्रवेश के साथ ही रहे। ये पहली बार था जब रिया और पायल एक साथ रहे थे और पहली बार ही उन्हें एक दूसरे को अच्छे से जानने का मौका भी मिला था। बातों ही बातों में पता चला कि असल में सरला मौसी तो रिया को भी पायल के खिलाफ भड़का रही थी। अब जाकर पायल को अपनी गलती समझ आई। फिर एक दिन, अब अरे तुम दोनों एक साथ? हाँ मौसी, क्यों? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ये लो मौसी, प्रसाद खाओ। हम दोनों साथ में मंदिर गए थे। सच में माता रानी ने हमारी आंखें खोल दी। सिर्फ आंखें नहीं, माता रानी ने तो हमारे कान भी खोल दिए ना भाभी। रिया की इस बात पर दोनों जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन सामने खड़ी सरला की सूरत बस देखने लायक थी। गिरधर सक्सेना का परिवार बेहद ही संस्कारी और आदर्शवादी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी हेमा, बेटी नेहा और बेटा रोहन रहते थे। उनके संस्कारों के चर्चे मोहल्ले भर में होते थे। एक दिन उनकी पड़ोसन नीलम मिठाई लेकर उनके घर आती है। हेमा, अरे ओ हेमा बहन, कहाँ हो? आओ आओ नीलम बहन, रसोई में थोड़ा काम था, बस वही निपटा रही थी। अच्छा अच्छा, ये लो लड्डू खाओ। लड्डू? ये किस खुशी में बहन? मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं जल्द ही दादी। सोचा इस खुशी को सबके साथ बांट लूं। वैसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, आप भी अब अपने बेटे की शादी कर ही लो, नहीं तो दादी बनने का सुख बुढ़ापे में नसीब होगा। नीलम ताना देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये बात हेमा को बुरी तरह चुभ जाती है और फिर वो निकल पड़ती है अपनी बहू की खोज में। कुछ दिनों तक खोजबीन करने के बाद उसकी तलाश खत्म होती है दिव्या नाम की एक लड़की पर, जो कि ख्यालों से एक मॉडर्न लड़की होती है। देखिए आंटी जी, मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की हूँ। बेटा, तू मेरे घर आकर भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से ही जी सकती है। मेरा मानना है कि बहू भी बेटी ही होती है और मैं अपनी बहू को बंदिशों में बांधना नहीं चाहती। अपने ससुराल वालों के आजाद ख्यालों को जानकर दिव्या झट से शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में दिव्या और रोहन की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और वो सक्सेना परिवार की बहू बन जाती है। कुछ दिनों में ही वो घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को बड़े अच्छे से निभाने लगती है। उसके हाथों का बना खाना सबको ही बहुत पसंद आता है। उसके ससुर गिरधर उससे कहते हैं, अरे वाह बहू, तूने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। तेरे हाथों में तो अब मानो माँ अन्नपूर्णा का वास है। क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। और ये खीर, आहा, भाई वाह, मजा ही आ गया भाई। आहा, इतना स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत अच्छा लग रहा है, वरना लजीजदार खाना खाए तो सदियां हो गई। तंग आ गया था रोज वही घास फूस खाकर। हाँ हाँ, मैं तो जैसे तुम्हें बेकार का खाना खिलाती थी, अब घर में तुम्हारी बहू आ गई है तो मेरी पड़ी ही किसे है। क्या यार मम्मी, तुम भी पापा की बातों का बुरा मानकर बैठ गई। आप तो जानती ही हो उनको मजाक करने की कितनी आदत है। इसी तरह सक्सेना परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहता था। दिव्या भी पूरी तरह उन सबके साथ घुल मिल गई थी।
एक दिन दिव्या खाना बना रही होती है कि तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। अरे क्या हुआ बहू तुझे? रोहन देखो बेटा, बहू बेहोश हो गई है, जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाओ। हाँ माँ, मैं अभी फोन करता हूँ। रोहन जल्दी से डॉक्टर को फोन करता है। घर आकर डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो रोहन उससे पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब नॉर्मल है ना? हाँ हाँ, सब नॉर्मल है। अगर सब नॉर्मल है तो फिर ये बेहोश क्यों हो गई थी? वो इसलिए क्योंकि आप बहुत जल्द दादी बनने वाली हैं। आपकी बहू प्रेग्नेंट है। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। इसका मतलब मैं जल्दी ही बुआ बनने वाली हूँ। मुबारक हो भैया, आप पापा बनने वाले हैं। हाँ हाँ नेहा, तुझे भी बहुत बहुत बधाई होने वाली बुआ जी। और मैं बनूंगा दादा भाई। आज तो मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। बहू तूने तो आज मुझे जमाने भर की खुशी दे दी। बता मेरी बच्ची, तुझे क्या चाहिए? अब ये होने वाली दादी तेरी सभी मांगे पूरी करेगी। बोलना तुझे क्या चाहिए? गुस्से से भरे चेहरे से दिव्या कहती है, रोहन ये सब क्या है? मैं इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहती। 9 महीने तक मैं उसे अपने पेट पर टांग कर नहीं घूम सकती। बहू ये तेरा पहला बच्चा है और अपने पहले बच्चे के बारे में ऐसा नहीं कहते। बहू, हम सबकी उम्मीदें इस बच्चे से जुड़ी हैं। तुमने देखा नहीं, इसके आने भर की खबर से ही घर में कितना खुशी वाला माहौल हो गया। तो जब ये इस दुनिया में आएगा तो कितनी खुशियां लाएगा। देखो दिव्या, ये भगवान का दिया हुआ तोहफा है और हमें इसे ठुकराना नहीं चाहिए। कई लोग इस खुशी के लिए न जाने कितनी मन्नत और कितने मंदिरों में जाते हैं, तब जाकर उनको माँ बाप बनने का सुख मिलता है। उन सब की बातें सुनने के बाद दिव्या के पास उनकी बातें मानने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। अब सभी घर वाले उसका खूब ख्याल रखते हैं। वो उससे घर के कामकाज नहीं करवाते, उसको सारा दिन आराम करने के लिए कहते हैं। उसकी सास उसके लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है। बहू ये ले तेरा नाश्ता, अब से तू अपने कमरे में ही आराम करेगी। घर का काम मैं और नेहा मिलकर देख लेंगे। तेरा तीनों वक्त का खाना तेरे कमरे में ही आ जाएगा। तुझे बार बार सीढ़ियां ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी। अरे तो तुझे किसने कहा बोर होने के लिए? तेरे कमरे में है टीवी है, तू देख, गीता और रामायण पढ़। यहाँ मैं बोर होने की बात बता रही हूँ और सासू माँ की मुझे बेकार बेकार के आइडिया दिए जा रही हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो नींद आ रही है। ऐसा करती हूँ, जल्दी से नाश्ता करके कुछ देर सो जाती हूँ। घर में सभी खुश थे। जहाँ हेमा नेहा उसे घर का एक काम नहीं करने देती थी, वहीं रोहन और उसके ससुर भी उसके खाने पीने की हर फरमाइश को पूरा करते थे। एक रोज रोहन बच्चों के पोस्टर लेकर आता है और उसे अपने पूरे रूम में लगा देता है। रोहन ये क्या है? मैंने सुना है कि माँ जिस तरह की तस्वीरें देखती है, बच्चे उसी जैसी शक्ल के होते हैं। तुम भी ना रोहन, ना जाने किन सब बातों में बिलीव करते हो। अरे बच्चा तो अपने माँ बाप की शक्ल पर ही जाएगा ना। तभी उसकी ननद भी उसके कमरे में ढेरों खिलौने लेकर आ जाती है। भाभी देखो, हमारे आने वाले नन्हे मेहमान के लिए मैं खिलौने लेकर आई हूँ। नेहा क्या जरूरत थी बेकार में इतना खर्च करने की? अरे तुम लोग पहले डाउनलोड का प्रोसेस पूरा तो होने दो। ऐसे कई महीने बीतते हैं, जिसके साथ बहू की प्रेगनेंसी के महीने भी बढ़ते जाते हैं, जिससे दिव्या का मन भी अपने बच्चे के लिए बदलने लगता है और वो भी उससे जुड़ाव महसूस करती है। एक रोज सभी हॉल में बैठकर कॉमेडी शो देख रहे होते हैं कि तभी दिव्या के पेट में बच्चा लात मारता है और दिव्या जोर से चिल्ला उठती है, ओए माँ! क्या हुआ दिव्या, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो बच्चे ने लात मारी। भाभी लगता है उसको भी कॉमेडी शो बहुत पसंद है। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देख दिव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? माँ जी आप सच कह रही थी, माँ बनने का सुख इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। अब मैं अपने बच्चे को महसूस करने लगी हूँ और मैं अपनी इस पहली प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ। इसके बाद दिव्या का मन अपने बच्चे की तरफ झुक जाता है। वो घंटों अपने बच्चे से बात करती है और प्यार से अपने पेट पर हाथ सहलाकर उससे प्यार जताती है। उधर होने वाली दादी आने वाले बच्चे के लिए गर्म कपड़े बुनती है तो दादा नया पालना खरीद कर ले आते हैं। कुछ दिनों बाद दिव्या का 9वां महीना पूरा होता है। उसकी सास उसकी गोद भराई बड़े ही धूमधाम से करती है। उसकी पड़ोसन नीलम कहती है, आने वाले नन्हे मेहमान के लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। अब आपका परिवार जल्द ही बढ़ने वाला है। वैसे गोद भराई का फंक्शन तो बहुत बड़ा किया है तुमने। अरे ये तो होना ही था, हमारी इकलौती बहू का पहला बच्चा जो है। सभी लोग बड़े ही धूमधाम से इस फंक्शन को एंजॉय करते हैं।
रोहन, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस बच्चे को बोलो ना जल्दी से बाहर आ जाए। मैं इसे अपनी बाहों में लेने के लिए तड़प रही हूँ। क्या यार दिव्या, अब तुम कोई पिज्जा डिलीवरी वाली तो हो नहीं जो झट से बच्चा बाहर आ जाएगा। अरे बाबा, हर चीज का समय होता है और वो अपने टाइम पर ही बाहर आएगा। अगले दिन उसकी सास उसके लिए 1 गिलास दूध में 2 बड़े चम्मच घी डालकर पीने को देती है। ये ले बहू, इसे पी, इससे तुझे खूब ताकत मिलेगी और बच्चे की भी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। उस दूध को पीते ही दिव्या के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। सभी उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जहां वो सुंदर सी लड़की को जन्म देती है। एकदम चांद की तरह खूबसूरत है मेरी पोती। अब मैं इससे खूब लाड लड़ाऊंगी। और मैं तो इसके लिए घोड़ा बनकर इसे पूरे घर में घुमाऊंगा, जैसे बचपन में इसके बाप को झुलाया है। फिर दिव्या उसे अपनी गोद में लेती है तो वो ममता से भर जाती है। वेलकम माय एंजल। मम्मा आपको अपनी गोद में लेने के लिए कितना तरस रही थी। देखो देखो तो तुम्हारे पापा, दादी, बुआ और दादा सभी कितने खुश हैं। पापा तो सबसे ज्यादा खुश हैं अपनी परी को पाकर। अब देखना, पापा आपकी हर छोटी बड़ी खुशी को पूरा करेंगे और आपको बहुत प्यार करेंगे। 2 दिन बाद दिव्या अपने बच्चे के साथ घर में प्रवेश करती है तो उसकी सास उनका स्वागत आरती के साथ करती है। इस तरह बहू का पहला बच्चा घर आंगन को रोशन कर देता है और वो पूरी तरह दिव्या की सोच को भी बदल कर रख देता है। नन्ही सी परी के आने से सारा घर चहक उठता है। Thanks for watching.